हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिस्ट्री इनसाइट हब। आज हम डिस्कस करेंगे जून 2023 का पार्ट बी, यूरिसनेट हिस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, पार्ट वन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हो पार्ट वन को। उसमें हमने लगभग 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के 60 क्वेश्चन जो जून 2023 के पेपर में आए थे हिस्ट्री में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। Which of the following is not correct about fifth report which was on the administration and activities of ईस्ट इंडिया कंपनी? मतलब कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और कार्यकलाप संबंधी पंचम प्रतिवेदन फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो निकालनी है दोस्तों। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1815। दोस्तों पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कब पब्लिश हुई थी ये रिपोर्ट? 1813 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। बाकी देखियो, इट रैन इनटू 1002 पेजेस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओवर 800 पेजेस वर अपेंडिसेस that reproduce petitions of jamindar and riots, reports of collectors from different districts, statistical tables on revenue returns, notes on the revenue and judicial administration of Bengal and Madras written by official. Okay guys, and fourth, fifth report was produced by a select committee. All these statements are correct guys, only first statement is incorrect, so its answer should be first. और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सीधा का सीधा कहाँ से उठाया गया है? एनसीईआरटी से, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना क्या है? मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? मतलब कौन सा गलत है इनमें? द न्यूज पेपर नायक एडिटेड बाय गणेश शंकर विद्यार्थी वॉज इन बंगाली। सबसे पहली बात दोस्तों, जो नायक न्यूज़पेपर है वो गणेश शंकर विद्यार्थी का है ही नहीं। जो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो न्यूज़पेपर है उसका नाम था दोस्तों प्रताप। और ये कौन सी लैंग्वेज में था दोस्तों? ये था हिंदी में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है दोस्तों, बाकी तो फिर ऑब्वियसली मतलब ठीक ही होंगी। तो बाकी स्टेटमेंट देखिए, हिंदी केसरी समाचार पत्र तिलक द्वारा इसी नाम से संपादित समाचार पत्र का हिंदी संस्करण था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रवर्तित था, ये भी सही है। मराठी दैनिक राष्ट्रमत को तिलक के द्वारा नेतृत्व वाले गरम दल का अंग होने के कारण अत्यधिक लोकप्रिय करते थे। ठीक है, all statements except one are correct, so its answer should be first, which is incorrect. Next question, which of the following statements are correct regarding the painted grey ware? मतलब ये चित्रित धूसर मृदभांड, इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो गलती हुई है? तो PDW was first identified at अही छत्रा इन 1940s। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। सबसे पहले PDW साइट है वो है अही छत्रा। कहाँ पर है? बरेली में। It was also been found at sites of थापली पुरोला in the coastal region of उड़ीसा। तो देखियो हिंदी में ये थापली और पुरोला के स्थलों में पाया जाता है दोस्तों, उड़ीसा हो गया इस साइड में। ठीक है जी, और यहाँ पर कोई भी PDW साइट नहीं पाई जाती, नथिंग। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Makhanlal study of Kanpur district, Uttar Pradesh in 1980s brought to light the PDW sites and their settlement patterns। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। मक्खनलाल जो हिस्टोरियन है, इन्होंने कानपुर में रिसर्च वर्क किया है PDW साइट्स के ऊपर। और नागड़ा रिप्रेजेंट्स ए फेयरली इवोल्व्ड प्रोटो अर्बन एंड सेमी अर्बन स्टेज ऑफ PDW साइट, ये भी बिल्कुल सही मतलब स्टेटमेंट है दोस्तों। जो नागड़ा साइट है वहां पर प्रोटो अर्बन और सेमी अर्बन स्टेज मिली है PDW कल्चर की। आलमगीरपुर, कंपिल, नो, भगवानपुरा, हस्तिनापुर हैव एविडेंस ऑफ PDW मटेरियल कल्चर। मतलब कि आलमगीर, कंपिल, नो, भगवानपुरा, हस्तिनापुर से PDW भौतिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं।
ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो केवल बी है दोस्तों। तो इसका जो आंसर आना चाहिए दोस्तों वो आएगा ए सी डी ई, लेकिन ऑप्शन में केवल दे रखा है दोस्तों ए सी डी यहाँ पे। तो ये सही है बट यहाँ पर ई और आना चाहिए था। तो वैसे इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट है दोस्तों जो सही है? एक्सेप्ट इन द माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ मास्की एंड गुजरा, अशोका इज थ्रू आउट रेफर्ड टू एज देवन पिया पियादसी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। यहाँ पर इन जो एडिक्ट साइन में अशोक का नाम आया हुआ है। ठीक है जी। बाकी जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं मतलब एडिक्ट्स हैं उनमें देवान पिया या फिर पियादसी यूज हुआ है अशोक के लिए। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन द रॉक एडिक्ट 13, अशोका एक्सप्रेस जेन्युइन रिमोर्स फॉर सफरिंग कोज्ड बाय द कलिंगा वार। यस बिल्कुल, जो 13वां शिलालेख है दोस्तों अशोक का, इसमें उसने जो रिग्रेट है, पश्चाताप है, वो दर्शाया है दोस्तों, जो कलिंग युद्ध में हुआ था। बहुत सारे लोगों की लाखों की संख्या में डेथ हुई थी दोस्तों, कहीं को कैप्चर कर लिया गया था। तो इसके कारण अशोका बहुत दुखी हुआ था और 13th जो रॉक एडिक्ट है उसमें उसका मेंशन है। अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ अरमाइक वाज डिस्कवर्ड एट तक्षशिला एंड जलालाबाद। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। जो अरमाइक इंस्क्रिप्शन है अशोक की वो तक्षशिला में मिली है और जलालाबाद में। अशोका वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय ए monk पुरुगुप्ता। दोस्तों पुरुगुप्ता का कोई मेंशन नहीं है कहीं पे भी। उपगुप्त कहीं कहीं पर मिलता है। उपगुप्त नामक जो एक बौद्ध monk था उसने इनको कन्वर्ट किया था। तो जो डी स्टेटमेंट है दोस्तों ये गलत हो जाएगी। और ए bilingual inscription of Ashoka written in Greek and Aramaic have been found at Govimat and Palhigunda in कोपबाल एंड तालुक इन मैसूर। तो दोस्तों बिल्कुल इजी स्टेटमेंट है ये। जो बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिली है कहाँ पर मिली है दोस्तों? ये मिली है कंधार में। और कंधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी ये जो दी गई है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा ये डी और ई गलत हो गए, तो ए बी सी आना चाहिए इसका आंसर। ए बी सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इसमें भी सही बतानी है कौन सी स्टेटमेंट है दोस्तों। ह्यून सांग एंड अल्बेरोन हैव रिकॉर्डेड लीजेंड्स दैट रेफर टू द ग्रांड मोनेस्ट्री बिल्ट बाय कनिष्का एट पेशावर। बिल्कुल, दोनों ने अपनी बुक्स में कनिष्का द्वारा जो मोनेस्ट्री बनाई गई थी पेशावर में उसका उल्लेख किया है दोस्तों। अल्बेरोन ने भी किया है, किसमें? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इनकी बुक का नाम था दोस्तों। और किसके साथ आए हैं दोस्तों? ये कहते महमूद गजनवी के साथ 1017 के आसपास, 1017 एडी। द बुद्धिस्ट फिलोसफर्स अशोक घोष, पार्शवा, वसुमित्र एंजॉयड कनिष्का फेवर। यस, तीनों के तीनों अशोक के कोर्ट में थे दोस्तों ये। द रिवर्स ऑफ कनिष्क कोइन रिप्रेजेंट्स ओइशो मतलब शिवा, साक्याम बुद्धो, ओडो और अत्शो। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जो कनिष्क है उसके जो कोइंस हैं उनके रिवर साइड में भगवान शिव का भी उल्लेख मिलता है, उनकी फोटो मिलती है जैसे। और साक्या बुद्ध हो गए, बुद्ध उनका भी उल्लेख है दोस्तों। और जो बाकी इसमें मेंशन कर रखे हैं वो इनके मतलब लोकल डाइटी हैं, कल्चर से संबंधित जो इनके। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। ओके, तो कलहन राजतरंगिणी रेफर्स टू जॉइंट रूल ओवर कश्मीर ऑफ 3 किंग्स नेम्ड युष्का, जुष्का एंड कनिष्का। बिल्कुल दोस्तों, कलहन की जो बुक है राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है उसमें तीनों राजाओं का उल्लेख है जिनका कश्मीर पर शासन था, इकट्ठा शासन था। तो दोस्तों सभी के सभी आई थिंक सो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। और इनका जो आंसर है वो आएगा ए बी सी डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोबारा वही स्टेटमेंट पूछ रखी है, कौन सा सही स्टेटमेंट है दोस्तों। ओके, तो एन image of Krishna was installed in a cave in Barabar Hills by Mokri chief अनंत वर्मन in 5th century। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। इसमें क्या क्या रखा है, बराबर पहाड़ी पर स्थित गुफा में मोखरी प्रमुख मुखिया अनंत वर्मन द्वारा 5वीं सदी में कृष्ण की प्रतिमा चित्र प्रतिष्ठित करवाया गया। सही स्टेटमेंट है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु का उल्लेख लक्ष्मी के आश्रय के रूप में हुआ है। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। आश्रय मतलब पति, कंसर्ट, कंसोर्ट पति हो गया यहाँ पे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भी। पल्लवों को उनके पारिवारिक प्रतीक में शुक्र का उल्लेख है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि जो पल्लवों का पारिवारिक प्रतीक है वो क्या है, सिंह, शेर, ना कि शुक्र मतलब बोवर। ठीक है। ईश्वर चंगू नारायण अर्थात चंगू पर नारायण और अथवा गुरुड नेपाल में डोला पर्वत पर अवस्थित स्थित है। ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है, बिल्कुल सही है। केवल सी स्टेटमेंट है ये गलत है दोस्तों। और देखिए आप सी को काटते जाओगे तो बस एक ही बचेगा, ए बी डी एंड ई, तो ये ही इसका सही आंसर आ जाएगा। बाकी भी आप देख सकते हो। विष्णु के वराह, नरसिंह और वामन अवतार उदयगिरी एवं मामलपुरम स्थित शैल कृत गुफाओं की मूर्ति कलाओं में भी पाए जाते हैं। सही स्टेटमेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ मेगालिथिक कल्चर स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों जो मेनहिर है, मेनहिर होता है ये जो इस टाइप का जो स्टोन स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं मेनहिर। और ये क्या लिखा है, कायरन सर्कल्स। दोस्तों ये ऐसे होते हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, इनको कहते हैं कायरन सर्कल्स। और जो डोलमेनोइड सिस्ट है दोस्तों, ये होता है एक बड़ा सा होल जिसके थ्रू जो डेड बॉडी है उनको ब्यूरियल साइट पर पहुंचाया जाता है। ठीक है जी, ऐसे इसके थ्रू बॉडी जाती है और ये बड़ा सा गड्ढा होता है, यहाँ पर बॉडी आ जाती है फिर इस होल के थ्रू। इसको कहते हैं डोलोमेंट सिस्ट। ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर है दोस्तों सभी के सभी। फूड स्टोन क्या होता है, फूड स्टोन दोस्तों ऐसे होती है कि ये और इसके ऊपर एक छतरी टाइप कह सकते हो आप, और इसके नीचे होती है दोस्तों जो दिखती नहीं है, ब्यूरियल साइट होती है जहाँ पर दफनाया जाता है शरीर को। एक प्रकार से सिंबल होता है कि यहाँ पर एक मेगालिथिक ब्यूरियल साइट है। इसका स्ट्रक्चर देखने में ऐसा लगेगा आपको, ऐसे। ठीक है जी, तो कहते हैं फूड स्टोन। और अलाइनमेंट, अलाइनमेंट भी दोस्तों एक प्रकार से ये होता है ऐसे। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो पाथ है ये एक ब्यूरियल साइट का है। ब्यूरियल साइट मतलब शमशान कह सकते हो आप उनको, जहाँ पर दफनाया गया है किसी को मेगालिथिक टाइम में। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्या हैं, मेगालिथिक संरचनाएं हैं, महापाषाणिक संरचनाएं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए बी सी डी एंड ई। फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द मैरिज अकॉर्डिंग टू गृह सूत्र। मतलब कि गृह सूत्र के अनुसार कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही दी गई है। देखियो, विवाह हेतु समय सूर्य की दक्षिणी दिशा की ओर गमन का समय तय किया जाता है। दोस्तों ये दक्षिणी दिशा नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, उत्तर दिशा। जब सूर्य उत्तरायण में हो, मतलब उत्तर दिशा की तरफ हो, तो मुहूर्त सही होता है विवाह के लिए। किसके अकॉर्डिंग, गृह सूत्र के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वर कन्या के साथ अग्नि के फेरे लगाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अग्नि के फेरे लगाए जाते हैं विवाह में। यहाँ पर अग्नि होती है और फेरे ऐसे सर्कुलर वे में किए जाते हैं। और फेरे कितने होते हैं दोस्तों, 7। ठीक है जी। विवाह अनुष्ठान संस्कार कन्यादान के साथ आरंभ होता है। बिल्कुल दोस्तों,
शादी है, जो विवाह है, वो कन्यादान के साथ शुरू होता है। अधिकांश ग्रंथों के अनुसार विवाह संस्कार सप्तपदी के साथ समाप्त हो जाता है। सप्तपदी मतलब 7 पद, 17, ठीक है जी, 7 फेरों के साथ ही विवाह संपन्न हो जाता है दोस्तों। इसके बाद आशीर्वाद लिया जाता है बड़े बूढ़ों का, माता पिता का, ब्राह्मण का, ठीक है, तो ये हो गया सही। और ध्रुव अरुंधति दर्शन वर के घर पर जाने वाली विवाह संस्कार की प्रथा थी। बिल्कुल दोस्तों, ये जो ध्रुव और अरुंधति हैं, ये क्या है? ये दोस्तों स्टार। शादी के बाद जब जो वधु है वो ससुराल आती है, तो उनको आसमान में 2 तारे दिखाए जाते हैं। एक होता है ध्रुव तारा, और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? अरुंधति। ठीक है, आपने सुना नहीं होगा ये नाम अरुंधति। ये कहाँ पे मिलता है, मतलब किस साइड में होता है ये? आपने सप्तऋषि तो सुना ही होगा, ऐसे होता है उनका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो वशिष्ठ तारा होता है, इसका नाम है वशिष्ठ। सप्तऋषियों में एक है जो वशिष्ठ के पास मिलता है दोस्तों, अरुंधति तारा यहाँ पे। ठीक है जी, ये एक रिचुअल होता था पहले, अब तो बहुत कम फॉलो करते हैं दोस्तों जो वैदिक रिचुअल्स हम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आना चाहिए है वो क्या है? बी, सी, डी एंड ई। ए को करो एलिमिनेट, तो ये आ गया आंसर का 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स? मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है? कृषि पाराशरा एंड कृषि शुक्ति आर द टेक्स्ट ऑन एग्रीकल्चर। बिल्कुल लॉजिकल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे भी कृषि आर्य है और यहाँ पे भी कृषि आर्य, तो ये कृषि से ही संबंधित होंगे, तो ये है बिल्कुल सही स्टेटमेंट। द बृहद हला और बिग प्लो, इसका मतलब है बृहद हला, बृहद हल मतलब बड़ा हल। बिग प्लो इज मेंशन्ड इन 10th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन ऑफ जोधपुर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये भी। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द प्रिया मुक्तावली, प्रियाय मुक्तावली भूकर्षण की कृषि विषयक तकनीकों के संबंधित ग्रंथ है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। जो प्रियाय मुक्तावली है ये किससे संबंधित है? आयुर्वेद। ठीक है जी, आयुर्वेद से। और किसके द्वारा रचित है दोस्तों ये? इसके जो लेखक हैं वो है हरीश हरीश चंद्र सेन, सेन। ठीक है जी, ये इनके राइटर। तो ये सी स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। वापी का निर्माण आरंभिक मध्यकालीन भारत में राजस्थान और गुजरात में लोकप्रिय हुआ। वापी क्या होता है दोस्तों? वापी होता है दोस्तों कुआं, और यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कृषि संबंधित विस्तृत निर्देश अग्नि पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों केवल सी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कीजिए, बाकी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है, ए बी डी ई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ए बी डी तो दे रखा है, ई नहीं दे रखा, तो ई को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है दोस्तों। वैसे इसका आंसर है जो वो आ जाएगा फिर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है जी, तो नाथ मुनि इज द ऑथर ऑफ न्याय तत्व। नाथ मुनि जो है वो न्याय तत्व के लेखक हैं। विच गिव्स एन इलेबोरेट एक्सपोजिशन टू द फिलोसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैत स्कूल। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो विशिष्ट अद्वैत है उनसे संबंधित है ये न्याय तत्व। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ए इज करेक्ट। प्राप्ति इज द एसेंशियल डॉक्ट्राइन ऑफ दिस स्कूल, मींस द एब्सोल्यूट सरेंडर टू गॉड। मतलब कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है, वो इस डॉक्ट्राइन का मेन पार्ट है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये भी। द सेक्ट फाउंडेड बाय नाथ मुनि वाज नोन एज अघोरा। दोस्तों अघोरा नहीं कह सकते इसको, क्योंकि अघोरा किससे संबंधित है? भगवान शिव से। और जो नाथ मुनि है वो कौन है? वो है वैष्णव।
तो ये तो स्टेटमेंट लॉजिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है। नाथ मुनि वाज वन ऑफ द सक्सेसर ऑफ रामानुजा, ये स्टेटमेंट भी दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नाथ मुनि का टाइम पीरियड है वो रामानुज से बहुत पहले का है, तो इनके सक्सेसर नहीं हो सकते। वो मतलब सक्सेसर होता है जो बाद में आता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नाथमुनि वाज इंस्पायर्ड बाय द सॉन्ग्स ऑफ स्थाकोपा। स्थाकोपा किसका नाम है दोस्तों? ये नाम है नामलवार का। ठीक है जी, ये भी एक तमिल संत हुए हैं दोस्तों, और इनसे ये बहुत प्रभावित थे, नामलवार से। इनको ही सतकोपा कहा जाता है, नामलवार को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आना चाहिए इसका? इसमें जो सी स्टेटमेंट है वो गलत है और डी है वो भी गलत है, तो ए बी एंड ई। तो इसका आंसर आएगा ए बी एंड ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथ के साथ में दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठे आप, जो भी नोट्स हैं अपने वो रिवाइज करते रहें, और साथ में जो मतलब पेपर होते हैं पीवाई के होते हैं, इनके भी छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो आप। बहुत सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो रिपीट होता है दोस्तों, तो आपको पहले से पता होना चाहिए, सारा का सारा पीवाई क्यू है वो आपको याद होना चाहिए, तो जाकर कुछ बात बन सकती है आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें भी सही बताना है, जो सी स्टेटमेंट सही है। Guru Nanak was thoroughly familiar with the political administrative arrangement made by Afghan rurals, particularly in the Punjab। मतलब कि गुरु नानक विशेषतः पंजाब में अफगान शासकों द्वारा बनाई गई राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था से पूर्ण परिचित हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। सेकंड, गुरु नानक की दृष्टि में बाबर की आक्रमणकारी सेना पापियों का समागम था। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गुरु नानक के समकालीन धार्मिक विश्वासों एवं अनुष्ठानों, चाहे हिंदू या मुस्लिम, में कोई भी अभिरुचि नहीं थी। ये स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों। गुरु नानक की दृढ़ धारणा थी कि ईश्वर की कोई जाति नहीं होती। ये भी सही स्टेटमेंट है। गुरु नानक मूर्ति कला के कर्म कांडीय पठन को समय की बर्बादी मानते थे। मूर्ति कला लिखा है दोस्तों, तो वो नहीं मानते थे इनको। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो आना चाहिए ए बी सी डी ई, बट इसका जो आंसर दिया हुआ है दोस्तों वो है ए बी डी ई। तो हम थोड़ा लॉजिक ऐसे लगा सकते हैं कि जो गुरु नानक जी थे वो धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों में रुचि तो रखते थे, लेकिन अंधविश्वास में नहीं रखते थे। मतलब आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, उनका कहना ये था किसी भी चीज को। तो ये स्टेटमेंट है थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट ये गलत है दोस्तों, सी इसके अकॉर्डिंग। तो आंसर के में इसका आंसर है ए बी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statements are correct? Which of the following statements are correct? The Sikh under Banda Bahadur enjoyed dramatic success in the Sarkars of Sarhind, Hisar and Saharanpur। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। बंदा सिंह बहादुर ने तीनों जो रीजन्स हैं इन पर फतह हासिल की थी। बंदा बहादुर सेट अप एक कैपिटल एट मुखलिसपुर। मुखलिसपुर में इन्होंने एक राजधानी स्थापित की, मुखलिसपुर। मुखलिसपुर को बाद में इन्होंने क्या नाम दिया था? लोहगढ़। सही स्टेटमेंट है ये भी। बंदा बहादुर इशूड कॉइन्स इन द नेम ऑफ सिख गुरुज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। और कौन से सिख गुरु थे जिनके नाम पर सिक्के चलाए थे इन्होंने? ये तो गुरु नानक थे और दूसरे थे गुरु गोविंद सिंह एन जी। ठीक है जी। बंदा बहादुर बिगेन टू यूज द सील ऑफ मुगल्स ऑन हिज ऑर्डर। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। ये क्यों चलाएंगे? उनके द्वारा चलाई गई मोहरें, इनकी खुद की मोहरें होते थे, मतलब स्टैंप, मुहर। ठीक है। बंदा बहादुर हैड अलायंस विद राजा अजीत सिंह ऑफ मारवाड़। ऐसा कोई अलायंस नहीं था दोस्तों इनका किसी के साथ में। तो ए बी एंड सी आर करेक्ट, डी एंड ई आर इनकरेक्ट। तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर।
ए, बी एंड सी इज करेक्ट। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हो दोस्तों, हिंदी में बंदा बहादुर के दिन सिखों को सरहद हिसार, हिसार लिखा हुआ है, यहाँ पे हिसार आएगा। सहारनपुर की सरकारों में नाट्य सफलता प्राप्त हुई थी। सही है, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है, बस ये गलत है और ये गलत है, तो ये भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true? शेर शाह established an empire extending from Afghanistan to Odisha। तो दोस्तों ये पहले ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो शेर शाह का जो रूल था दोस्तों, वो कहाँ से कहाँ तक था, वो तो दोस्तों लाहौर से लेकर बिहार तक। ठीक है जी, ना कि लाहौर से लेकर, मतलब सॉरी, अफगानिस्तान तक। उड़ीसा तो यहाँ पे हो गया, उड़ीसा से अफगानिस्तान इतनी दूर नहीं था दोस्तों, इनका था बस लाहौर से लेकर बिहार। पहली स्टेटमेंट है गलत। दूसरी देखो, शेरशाह यूज हिंदरी लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन। सही स्टेटमेंट है, हिंदवी लैंग्वेज को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया था। शेरशाह एनफोर्स्ड लॉ एंड ऑर्डर विद हैवी हैंड। बिल्कुल दोस्तों, सख्ताई से कानूनों का पालन किया जाता था उनके कहाँ, अंपायर में। शेरशाह विदड्रू द सर्कुलेशन ऑफ सिल्वर कॉइन्स। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, विदड्रू नहीं किया था दोस्तों, यूज में थे जो सिल्वर कॉइन्स थे। और शेरशाह बिल्ट 3700 सराइज। सराय क्या होते थे दोस्तों, ये होते थे विश्राम घर, विश्राम घर। और 3700 नहीं बनाए थे दोस्तों, कितनी बनाई थी, 1700। लिख लेना इस बात को। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो स्टेटमेंट बी है दोस्तों वो सही है, और सी स्टेटमेंट है ये भी सही है, बाकी गलत है। तो इसका आंसर आएगा 4, बी एंड सी ओनली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द दहशाला सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1579 वाज बेस्ड ऑन मेजरमेंट। जो ये स्टेटमेंट है दोस्तों, इसमें थोड़ी मतलब आशंका सी है, डाउट है दोस्तों इसमें, क्योंकि जो दहशाला सिस्टम था वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1580 में। ठीक है, और इसमें दे रखा 1579। हालांकि ये बिल्कुल नज़दीकी डेट्स हैं बिल्कुल दोनों की दोनों। तो हम अभी दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे ऑप्शन से। ठीक है, तो द सिस्टम ऑफ क्रॉप शेयरिंग बटाई वाज विदड्रॉन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दहसाला सिस्टम। नहीं दोस्तों, कहीं कहीं पर बटाई सिस्टम फिर भी चल रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पूरी तरह से विदड्रॉन कर लिया था इम्प्लीमेंटेशन बटाई को। तो ये भी थोड़ी सी डाउटफुल है। द यार्ड गज सिकंदरी वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू यार्ड गज ए इलाही। गज ए इलाही सही गज सिकंदरी को रिप्लेस कर दिया गया था। ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट है जो। इन द सेंट्रल प्रोविंसेस कल्टिवेटर्स वर गिवन ऑप्शन टू पे लैंड रेवेन्यू इन कैश और काइंड। मतलब कि वो अपना जो लैंड रेवेन्यू है वो कैश में भी दे सकते थे, और मतलब सामान के साथ भी दे सकते थे, मतलब एक प्रकार से वस्तुओं के आदान प्रदान करने से भी अपना वो रेवेन्यू दे सकते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। देयर वाज ए पीरियोडिकल रिवीजन ऑफ दहशाला रेट्स। ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो इसका जो आंसर आना चाहिए दोस्तों वो आना चाहिए सी डी ई। ठीक है, बट आप यहाँ से इसको बिल्कुल करेक्ट मान सकते हो, बी सी डी एंड ई, ए को एलिमिनेट कर दिया गया है इसमें दोस्तों, क्योंकि जो इसका सही आंसर है वो 1580 आएगा, ना कि 1579। तो इट्स आंसर शुड बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? स्टेटमेंट कौन सी है जो सही है? लाइक यूरोप द नोबिलिटी इन मुगल इंडिया वाज लीगल कैटेगरी। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था, लीगल कैटेगरी नहीं थी दोस्तों। मतलब नोबल्स को किंग है वो अपॉइंट कर सकता था, उसको डिसमिस कर सकता था, हेरिडिटरी कुछ नहीं था दोस्तों ऐसा, ठीक है। और लीगल तो बिल्कुल भी नहीं, जो यूरोप में था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट, द मुगल नोबल्स वर नॉट इन्वॉल्व इन द टास्क एट एडमिनिस्ट्रेशन एट हायर लेवल। ये स्टेटमेंट भी गलत है दोस्तों, क्योंकि हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन हैंडल करते थे? वजीर होते थे दोस्तों, ठीक है, काजी होते थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। Between 1595 and 1656-7, the composition of Mughal nobility was also changed. बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पहले जो नोबिलिटी थी उसमें ईरानी ज़्यादा थे, पुरानी थे, और मतलब मुस्लिम ज़्यादा थे दोस्तों। बट बाद में औरंगजेब के टाइम पीरियड में मराठा जो नोबिलिटी है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी दोस्तों, 30 to 40%, ठीक है जी। हिंदुओं की संख्या में भी ज़्यादा इजाफा हुआ था दोस्तों उस टाइम पे। तो नोबिलिटी चेंज हो गई थी, जो एलिमेंट्स थे उनके। तो तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी स्टेटमेंट है जो। द सोशल डिस्टिंक्शंस बिटवीन ईरानीज तुरानीज शेखजादाज नोबल डिसअपीयर्ड। डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों? सामाजिक भेदभाव है जो ईरानी और तुरानी और शेखजादाओं के, वो डिसअपीयर हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था दोस्तों, थोड़ा बहुत हो सकता है बट पूरी तरह से डिसमिस नहीं कर सकते आप। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, डी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, बी स्टेटमेंट भी गलत है, डी भी गलत है। द नोबल्स whose ancestors had been in Mughal imperial services for more than one generation were called खानजादास। मतलब कि वे अभिजात वर्ग जिनके पूर्वज पीढ़ियों से मुगल शाही सेवा में थे उनको कहा जाता था खानजादा। ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या होना चाहिए? सी स्टेटमेंट सही है और ई स्टेटमेंट सही है। तो सी एंड ई, केवल सी एंड ई, तो इसका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? ये स्टेटमेंट भी बतानी है दोस्तों, सही है या गलत है। द यूज ऑफ रुपया एज ए कॉइन डिक्लाइंड इन मुगल इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो सिल्वर मतलब रुपया था दोस्तों, शेरशाह सूरी द्वारा जो चलाया गया था वो ऐसे का ऐसे ही मुगल इंडिया में भी यूज हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। शाहजहां फादर इन लॉ आसफ खान टूक एन एक्टिव पार्ट इन सी बोर्ने ट्रेड। ये ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है। बाकी इसका कोई रेफरेंस वगैरह तो कहीं पे मतलब मेंशन नहीं है इतना खास। मैंने देखा था, गूगल पे भी सर्च किया था, परप्लेक्सिटी पे भी, तो कहीं पर आसफ खान का और स्टीव बोर्ने ट्रेड का कहीं पर कोई इतना ज़्यादा जिक्र नहीं है। बट आंसर के अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है बी है जो, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द मुगल रूलर्स हु वाज मोस्ट इंटरेस्टेड इन मैरीटाइम ट्रेड वाज जहांगीर। ऐसा दोस्तों है नहीं कहीं पे भी कि जहांगीर का कोई ज़्यादा प्यार था समुद्री जहाज वगैरह से। हालांकि अकबर का कहा जाता है जो रूलर थे मुगल एम्पायर में कि उनका मैरीटाइम ट्रेड में इंटरेस्ट था, बट जहांगीर का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। तो सी हो जाएगा गलत। फ्रॉम द ईयर 1630 द मुगल्स मेड ए कंसर्टेड मूव टू गेन कंट्रोल ऑफ मैरीटाइम कंट्रोल ओवर ट्रेड ऑफ बंगाल। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। शाहजहां के टाइम पीरियड में मुगलों ने जो समुद्री व्यापार था और कहाँ से होता था, जो बंगाल से होता था, वो अपने अंदर में लेना शुरू कर दिया था दोस्तों। द मुगल्स ओस्टेड द पोर्टुगीज ट्रेडर्स फ्रॉम उड़ीसा। ये स्टेटमेंट गलत है जी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
हालांकि मुगल्स जो थे उन्होंने हुगली से जो पुर्तगाली थे उनको निकाल दिया था। और हुगली कहाँ पे है? ये है बंगाल में। उड़ीसा में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो जो सही स्टेटमेंट है दोस्तों वो है केवल बी और डी। इट्स आंसर शुड बी थर्ड, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही स्टेटमेंट बतानी है कौन सी ट्रू है। द मुगल्स फाइनली लॉस्ट कांधार टू द सफाविड्स इन 1649। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये भी। द मुगल्स फेल्ड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस इन बंगाल ड्यूरिंग जहांगीर रेन। ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, क्योंकि बंगाल कब्जे में था जहांगीर के टाइम पर। शाहजहां टुक एक्शंस अगेंस्ट राणा राय सिंह ऑफ मेवाड़ फॉर रिफोर्टिफाइंग चित्तौड़। इसको बाद में देखते हैं स्टेटमेंट को, बाकी देखिए अभी। शाहजहां फेल्ड टू फोर्स द राजा ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल टू एक्सेप्ट मुगल ओवरलॉर्डशिप। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि शाहजहां के टाइम पीरियड में कुमाऊं और गढ़वाल जो मतलब किंगडम थे, इन्होंने मुगल सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया था दोस्तों। शाहजहां अटैक ऑन हुगली इन 1632 वाज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड बाय पोर्टुगीज। ये स्टेटमेंट गलत है जी, क्योंकि पुर्तगाली को हुगली छोड़ना पड़ा था दोस्तों। इन्होंने सफलतापूर्वक आक्रमण का मतलब उसको रजिस्टर्ड नहीं कर पाए थे वो, कहने की बात यह है, हार गए थे मतलब शाहजहां से। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? गलत। ई भी गलत है दोस्तों, और बी भी गलत है। ई भी को देखो कहाँ पे गलत है। ई यहाँ पे है तो ये हो नहीं सकता, बी यहाँ पर है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो बनता है जी वो बनना चाहिए ए और सी। तो ये स्टेटमेंट है जो मुगल्स सॉरी शाहजहां टुक एक्शंस अगेंस्ट राणा राय सिंह ऑफ मेवाड़ फॉर रीफोर्टिफाइंग चित्तौड़। तो ये स्टेटमेंट होगी सही। ये सही है और ये सही है, ये गलत है, और ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही स्टेटमेंट बतानी है दोस्तों इसमें भी हमें। इन देयर बिल्डिंग्स द तुर्क सुल्तान्स यूज द आर्क एंड डोम ऑन वाइड स्केल। आर्च जो होता है दोस्तों ऐसे, ये होती है आर्च, और डोम हो गया ये। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अपने भवनों में तुर्क सुल्तान मेहराब और गुंबद का प्रयोग व्यापक पैमाने पर करते थे। बिल्कुल करते थे, सही स्टेटमेंट है। न तो मेहराब और न ही गुंबद तुर्कों या मुसलमानों के नवाचार थे, मतलब इनके द्वारा इन्वेंटेड नहीं थे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किसके द्वारा इन्वेंटेड थे? वेस्टर्न एशिया में जो बाइजेंटाइन एम्पायर है दोस्तों, उनके द्वारा इन्वेंटेड माना जाता है ये मेहराब और गुंबद। तुर्क अपने भवनों में उत्तम कोटि के चूने के गारे का प्रयोग करते थे। बिल्कुल दोस्तों, ये सही बात है। तुर्की शासक अपने भवनों में कभी भी सैलाब और बीम विधि का प्रयोग नहीं करते थे। ये स्टेटमेंट दोस्तों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और गलत स्टेटमेंट है। सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का प्रयोग सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के मकबरे में किया गया था। बिल्कुल ही दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इनसे बहुत पहले ही जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है जो, वहां पर मेहराब का प्रयोग किया गया है नसीरुद्दीन से बहुत पहले। तो ये ई स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, डी एंड ई आर इनकरेक्ट। तो ए बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सही स्टेटमेंट बतानी है दोस्तों। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती वॉज नोन एज स्वामी विवेकानंदा। पहली बात तो ये कि चक्रवर्ती नहीं थे दोस्तों, नरेंद्र नाथ दत्त, दत्त नाम था उनका, दत्त, DUTT। ये स्टेटमेंट गलत। स्वामी विवेकानंदा अटेंडेड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट न्यूयॉर्क, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में नहीं थी, सॉरी, न्यूयॉर्क ये गलत हो गया। कहाँ पे की थी दोस्तों? 1893 में शिकागो में, ठीक है। और बिल्कुल मतलब उनका जो पर्सनैलिटी थी उससे सभी लोग इतने प्रभावित हुए थे दोस्तों कि इनके बहुत सारे आर्टिकल उस टाइम पर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर्स में भी छपे। और एक न्यूज़पेपर था जो इंग्लिश था, उसमें कहा गया है कि इतनी ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे जिस देश में रहते हैं वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी भेजना सबसे बड़ी मूर्खता है दोस्तों। इतना ज़बरदस्त भाषण दिया था इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, ठीक है जी। तो आप वो भाषण भी पढ़ सकते हो एक बार, अच्छा लगेगा आपको काफ़ी। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1897, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही किया है। किनका है दोस्तों ये भी नरेंद्र नाथ जी का, स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंदा was invited California and sowed seeds of future Vedant societies in Los Angeles and San Francisco। सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये भी। स्वामी विवेकानंदा was invited to Congress of the History of Legends in Paris, spoke there in defense of Hinduism, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आप हिंदी में देख सकते हो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ये गलत स्टेटमेंट है। और न्यूयॉर्क के कारण ये भी गलत स्टेटमेंट हो गई। ये सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका होना चाहिए C, D and E। ये आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है किसके बारे में है? इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो when World War II broke out, the Indian communists continued their united front policy against all type of imperialism। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। जो उपनिवेशवाद था इन्होंने इनका खुलकर विरोध किया था, जो कम्युनिस्ट थे, पूंजीवादी थे। When Hitler attacked the Soviet Union, communists in India staged a riot about turn and rebelled in the war as People's War। ये दोस्तों सही स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल। चलो हिंदी में पढ़ते हैं इसको, हिंदी में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, भारतीय साम्यवादियों ने सभी प्रकार के साम्राज्यवाद के प्रति अपनी संयुक्त मोर्चे की नीति जारी रखी। सही स्टेटमेंट है। जब हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तब भारत के साम्यवादियों ने एक विपरीत पक्ष अपना लिया और इस युद्ध में जनयुद्ध, पीपल्स वार के रूप में पुनः चिन्हित किया गया। ये भी सही स्टेटमेंट है। भारत में साम्यवादियों ने सभी संभावित समर्थन का विस्तार किया और 1942 के लोकप्रिय विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की जासूसी के रूप में कार्य किए। ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि सीपीआई के नीतिगत निर्णयों और बाहरी एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के माध्यम से अधिवेशित किया जाता है। ये स्टेटमेंट डाउट में है दोस्तों, और ज़्यादा मतलब चांस से जाओ इसके नहीं होने के हैं, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो होना चाहिए ABC। ABC, ABC कहीं पर दे तो रखा है दोस्तों इन्होंने। चलो इसको कर देते हैं ABCD। आंसर की अकॉर्डिंग आई थिंक यही इसका आंसर है, ABCD। आप बाकी देख लियो, चेक कर लियो इसको अच्छे से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। फिल्म्स के बारे में पूछ रखा है ये क्वेश्चन। द फिल्म बाल योगिनी वाज अबाउट द सफरिंग्स ऑफ ए विडो एंड द डॉटर। ये दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो बाल योगिनी
जो मूवी है वो विधवा और उसकी बच्ची के ऊपर बेस है। द फिल्म त्याग भूमि वॉज अबाउट द फ्लाइट ऑफ अनटचेबल्स। दोस्तों जो ये कंसेप्ट है फ्लाइट ऑफ अनटचेबल्स, ये सेकेंडरी प्लॉट है उसका। जो प्लॉट सही प्लॉट है वो है फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है जी। तो वैसे ही आंसर की में ये स्टेटमेंट भी सही दे रखी है बिल्कुल। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, द फिल्म सेवसदन वाज ए पैट्रियोटिक फिल्म। दोस्तों जो सेवसदन मूवी है ये पैट्रियोटिक नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये है प्रोस्टिट्यूशन से। प्रोस्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वेश्यावृत्ति, इस पर बेस है दोस्तों ये। ठीक है, आप इसको मतलब विकिपीडिया पे जाके आप इसको पढ़ भी सकते हो इसके बारे में। मतलब जो इसका मेन प्लॉट है वो वेश्यावृत्ति के ऊपर है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, द फिल्म वंदे मातरम वाज इन तेलुगु। दोस्तों ये तेलुगु में नहीं थी। कौन से भाषा में थी ये थी तमिल में और मलयालम। मलयालम दोस्तों, मलयालम एकमात्र ऐसी भाषा है, आप राइट से भी पढ़ो या फिर लेफ्ट से पढ़ो, पढ़ा सेम ही जाएगा। जैसे मलयालम, मलयालम, ठीक है। तो ये एक मतलब फैक्चुअल सी बात है, बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट है मलयालम के बारे में ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वंदे मातरम फिल्म का निर्माण बी एन रेड्डी ने किया था। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। वंदे मातरम फिल्म का जो निर्माण है प्रोड्यूस्ड बाय हेनरी के नाम से है दोस्तों, साउथ इंडिया में उन्होंने किया था इनका निर्माण, ना कि बी एन रेड्डी ने। तो डी भी गलत है दोस्तों, ई भी गलत है, सी भी गलत है। तो इसका आंसर आना चाहिए ए और बी। तो इसका आंसर क्या गया? ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पंडित मदन मोहन मालविया, पंडित मदन मोहन मालविया प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। और कब किया था दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए, ये 1916 में BHU एस्टेब्लिश्ड। चितरंजन दास CR दास वाज ए काउंसिल फॉर डिफेंस इन ट्रायल ऑफ अरबिंदो घोष। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। जो CR दास थे वो अरविंद घोष के मुकदमे में प्रतिवादी वकील थे। और अरविंद घोष थे ये किस कंस्पिरेसी में शामिल थे? अलीपुर कंस्पिरेसी हुई थी जो, वो उससे संबंधित थे अरविंद घोष। और चितरंजन दास जी ने इनका मुकदमा लड़ा था। चितरंजन दास को प्यार से दीनबंधु कहा जाता है। दीनबंधु नहीं कहा जाता दोस्तों, उनको देशबंधु कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। दादा भाई नारोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। और किसने कहा है? वैलेंटाइन चिरोल। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट, डी बी सही है और ई भी सही है, सी गलत है बस। तो ए बी डी ई, इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें भी सही स्टेटमेंट बतानी है दोस्तों, कौन सी है? हिंदी में पढ़ते हैं चलो। हिंदी साहित्य में राष्ट्रवाद एवं सामाजिक सुधार के युग का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया। बहुत ही रिनाउंड हिंदी पोइट हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों, उनकी रचना में भारत दुर्दशा
उनकी रचना भारत दुर्दशा में भारत के पतन को दुर्भाग्य के रूप में वर्णित करती है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। सुब्रमण्यम भारती, जिनका बंकिम चंद्र चटर्जी की तरह तमिल भाषा में लेखन किया, जिन्होंने उन्हें केवल हिंदू देवकुल के देवी देवताओं और चित्रों का प्रयोग किया। हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। उनकी जितनी भी मतलब कविताएं होती थी, उनका जो भी लेख होते थे, वहां पर हिंदू देव कुल के देवताओं और देवियों का चित्र प्रयोग किया जाता था। सुब्रमण्यम ने ईसा मसीह की प्रशंसा में कविता की रचना की, जिसमें उन्होंने ईसा मसीह के मृत्यु प्रतीक के बारे में बताया। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जीसस क्राइस्ट के बारे में भी लिखा था उन्होंने। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सुब्रमण्यम भारती ने मलयालम भाषा में पद्य कविताओं की रचना की। मलयालम में दोस्तों नहीं की थी। ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? सही स्टेटमेंट बतानी है दोस्तों। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेशराइज्ड द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे to set up a commission inquiry to investigate into the causes of Deccan riots। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। तो इसका नाम था, मतलब आई थिंक 1855 में ये रिपोर्ट आई थी डेक्कन राइट्स के ऊपर, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेशराइज किया था किसको? बॉम्बे गवर्नमेंट को। किस लिए? टू सेट अप ए कमीशन ऑन डेक्कन राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश सफर्ड डिफीट इन द बैटल ऑफ चिन्हत। ये दोस्तों जैसे जो चिन्हत का जो वार था, इसमें मौलवी अहमदुल्ला था दोस्तों, और वर्सेज कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। और इसमें चिन्हत के युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला की जीत हुई थी दोस्तों। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बी। डलहौजी डिस्क्राइब्ड, और आई थिंक ये जो बैटल हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 30 जून 1857 को, ठीक है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। डलहौजी डिस्क्राइब्ड द किंगडम ऑफ अवध एज ए स्ट्रॉबेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डलहौजी की ही स्टेटमेंट है ये। अवध के बारे में कहा था कि एक स्ट्रॉबेरी है जो अपने आप एक दिन हमारे मुंह में आके गिर जाएगी। In 1896, the first screening of film at Watson Hotel, Bombay took place. Yes, sir. This movie was took place in Mumbai, और किसके द्वारा थी? ल्यूमिरे ब्रदर्स द्वारा। ल्यूमिरे ब्रदर्स। और ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, शाह मल मोबिलाइज्ड द विलेज ऑफ परगना बैरूत ऑफ यूपी। शामल एक किसान नेता थे दोस्तों, यूपी परगना में, बड़ौद परगना के। तो ये स्टेटमेंट भी सही है जी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो ए, बी, सी एंड डी, ई। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which out of these statements are correct? Bal Gangadhar Tilak was the first to advise peasants in Maharashtra to withhold payment of land revenue when their crops failed owing to the drought of famine of or pestilence। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों के सूखा अथवा काल अथवा महामारी के उनकी फसल पैदा नहीं होने की दशा में, मतलब कि आपका अगर कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो आपको टैक्स भी नहीं देना। ये शुरुआत की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। जब वायसराय एल्गिन ने भारतीय मिलों में निर्मित भारत कपड़ों का उत्पाद शुल्क लगा दिया, तब उन्होंने स्वदेशी आह्वान और ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कृत किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये भी। तिलक को 1897 में गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध घृणा फैलाने और असंतोष फैलाने का आरोप लगाया गया था। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। इनके जो न्यूज़पेपर होते थे,
केसरी हो गया, जैसे मराठा हो गया, उनमें ये कुछ आर्टिकल्स ऐसे लिखते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ होते थे, ठीक है, और इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया था 1897 में। तिलक ने क्षमा मांगना अस्वीकार किया और 18 माह के कठोर सश्रम कारावास को स्वीकार किया। सश्रम होता है दोस्तों, तो साथ में लेबर वर्क भी करना पड़ता था जेल में रहते रहते, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी बिल्कुल सही है, सी भी। बाल गंगाधर तिलक ने स्कैंडिनेवियन ओरिजिन ऑफ आर्यंस, बस ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो गई, क्योंकि इनकी जो बुक है उनका क्या नाम था, आर्कटिक होम ऑफ, आई थिंक आर्यंस था, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। थोड़ा सा गलत लग रहा है दोस्तों, आई थिंक आर्कटिक होम ऑफ वेदाज हो सकता है, इन वेदाज, आर्कटिक होम इन वेदाज, आर्यन नहीं आएगा, इन वेदाज आएगा। वेदों में आर्यों के लिए जो रहने का स्थान था वो उन्होंने मतलब कंक्लूड किया कि आर्कटिक हो सकते हैं, और किस फैक्ट से किया ये भी आपको पता होना चाहिए। वेदों में एक जगह पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात का वर्णन है, और 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ पर होती है दोस्तों, कहाँ पे होते हैं, जैसे ये अपना अर्थ है, ये होती है आर्कटिक सर्कल पर। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कंक्लूड किया कि जो आर्यंस थे वो आर्कटिक सर्कल है वहां से आए थे, इसलिए उनकी बुक का नाम क्या है, द आर्कटिक होम इन वेदास। ओके गाइज, ठीक है, तो ये जो ई स्टेटमेंट है ये हो जाएगी गलत, और सही स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, बाकी की सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए बी सी डी, आंसर इज थर्ड, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct? In 1639 Britishers constructed a trading post in Madras Pattanam। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 1639 में मद्रास पट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक चौकी निर्मित की थी, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को जब सोल्व करते हो एक बार जो नजर है ऑप्शन पे भी जाने चाहिए, फिर आपको टाइम मैनेजमेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए कि ए स्टेटमेंट है जो चारों में दे रखी है, तो ये तो बिल्कुल सही होनी ही है। बी को देखिए, बी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दे रखी है, तो ए और बी को तो छोड़ दीजिए आप, इसके बारे में जो देखना है। अब ध्यान दीजिए अब सी स्टेटमेंट पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंदोबस्त संबंधी अधिकार का क्रिया तेलुगु सामंतों और कला हस्ती के नायकों से किया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखे दोस्तों, ठीक है जी। और फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज दोस्तों ये कहाँ पे है, ये है मद्रास में, मद्रास में बनाया गया था दोस्तों, और स्पेशली अंग्रेजों के रहने के लिए बनाया गया था। व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया और अधिकांश यूरोप वासी यहाँ पर रहते थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किसी रंग एवं धर्म निर्धारित करता था कि किसे फोर्ट सेंट जॉर्ज में रहने की अनुमति प्रदान की जाए, बिल्कुल करता था दोस्तों, आपका रंग और आपका रिलीजन है वो मैटर करता था यहाँ पर रहने के लिए। आप क्रिश्चियन होने चाहिए पहली बात, और साथ में आपका जो कलर है मतलब वाइट होना चाहिए, आप अंग्रेज होने चाहिए अगर आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज में रहना है। तो ये स्टेटमेंट ई है, ये गलत हो जाएगी दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज, इसका जो मटेरियल है दोस्तों वो एनसीईआरटी में उपलब्ध है जी, और आई थिंक ये 12th के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा जी, न्यू एनसीईआरटी है जो वहां पर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया दोस्तों वो क्या हो गया, ओनली स्टेटमेंट ई इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर आएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है दोस्तों, जजमानी सिस्टम के बारे में। जजमानी सिस्टम was based on the village artisans supplying traditionally fixed quantities of their products
टू पीजेंट्स फैमिलीज इन रिटर्न फॉर द शेयर्स इन द हार्वेस्ट। मतलब कि जजमानी प्रथा ग्रामीण शिल्पियों द्वारा शिक्षित परिवारों को फसल में उनके हिस्से की रवज में परंपरागत रूप से उपज के निश्चित हिस्से को दिए जाने पर आधारित थी। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो बड़े लैंड लॉर्ड होते थे, लैंड लॉर्ड कास्ट होती थी, जैसे भूमिहार हो गए। भूमिहार कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? ये बिहार में, भूमिहार ब्राह्मण्स। ये दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े लैंड लॉर्ड कास्ट है ये। इनके पास मतलब प्रेजेंट डेट में 40% बिहार का जमीन आता है इनके अंडर में, और इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 3% के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मतलब लैंडलॉर्ड कास्ट होती थी, ये क्या करते थे, ये अपनी फसल का कुछ हिस्सा दे देते थे किनको? जो कुछ सर्विस करने वाली कास्ट होती थी, जैसे बार्बर्स, बार्बर्स हो गई, या फिर मतलब जो भी दूसरी कास्ट रह गई जिनको लोअर क्लास कहते हैं, उनको अपनी भूमि की उपज का कुछ हिस्सा दे देते थे इनके काम के बदले। इनको कहते थे सर्विस कास्ट, जो नीचे की कास्ट रहेगी। जैसे इसमें श्रमकार भी हो सकता है, जो चमड़े काम करते थे। ठीक है जी, तो ये है दोस्तों जजमानी प्रथा। इन नोवेल गण देवता बाय तारा शंकर बंदोपाध्याय डिस्क्राइब्ड विलेज लाइफ इन एन इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इन 1920s। ठीक है दोस्तों, गण देवता एक क्या है? तारा शंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित एक उपन्यास है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है। गण देवता को जजमानी प्रथा के पतन के रूप में चित्रित किया गया है, ये भी सही बात है दोस्तों। जजमानी प्रथा ब्राह्मणों द्वारा उनके जजमानों को प्रदत्त किए जाने वाली धार्मिक सेवाओं तक ही सीमित थी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, जो ब्राह्मण्स होते थे, इनके अलावा जो दूसरी कास्ट थी या फिर जो वर्ग था, जैसे अभी बताया मैंने ऊपर आपको, जैसे जो चरमकार हो गए, बढ़ई हो गई, इनको खाती कहते हैं, और जो भी थे वो भी इनमें शामिल होते थे दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट है जो सी डी, ये गलत हो जाएगी। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जजमानी प्रथा नगरीय जीवन का एक भाग थी। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, नगरीय नहीं थी दोस्तों, ये कौन सी थी? ग्रामीण। ठीक है जी, ग्रामीण क्षेत्र का भाग होता था ये प्रथा थी जो। तो दोस्तों इसमें बस स्टेटमेंट जो डी एंड ई ये गलत है, बाकी सारी सही है, तो ए बी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें सही मिलान करना है दोस्तों। ये माइनर रोक एडिक्ट और लोकेशन बता रखी, मतलब बतानी है उनकी कहाँ पे है, तो आप हिंदी में देखिए। पंगूर, पंगूरडिया, उडगोलम, जतिन रामेश्वर, अहरोरा। तो आपको जो आता है दोस्तों सबसे पहले उसका मिलान करना शुरू करना है आपको। ठीक है जी, तो मुझे जो पता है, जैसे अहरोरा है, ये कहाँ पे है? ये है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। और जो ये अभी देखिए ऑप्शन को देखो आप, डी का क्या गया? डी का आ गया थर्ड, और डी का आ गया थर्ड। अपना हाफ काम तो हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, ए का 4 दे रखा है, तो ए का 4 आ गया, ए का 4। पंगुरडिया मतलब शिवहर, मध्य प्रदेश। अब हमें देखना है कि जो बी है उसका 1 आएगा या फिर 2 आएगा। उडेगोलम, उडगोलम दोस्तों कहाँ पे है? ये आई थिंक बेल्लरी में है, बेल्लरी कर्नाटका में। तो बी 1 आ गया। और जतिन रामेश्वरम ये हो गया चित्रदुर्ग कर्नाटक में। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया दोस्तों क्या? फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए 4 बी 1 सी 2 डी 3। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल।
ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, मैप पे प्रैक्टिस करनी है दोस्तों इन साइट्स की। आपको रफ मैप बनाना आना चाहिए, ठीक है जी, ताकि आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ। तो देखिए, टंगुरडिया कहाँ पे होगा ये, शिवहर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है यहाँ पे, टंगुरडिया होगा यहाँ पे। कुडेगोलम ये हो गया कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ पे आता है, यहाँ पर। और जतिंग रामेश्वरम जो है ये भी कर्नाटक में है, यहाँ पे। और अहरोरा कहाँ पे आ गया, मिर्जापुर, मिर्जापुर है यहाँ पे, ठीक है जी। और मिर्जापुर किस लिए फेमस है दोस्तों, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है दोस्तों वो यहीं से गुजरती है, मिर्जापुर से। 82.5 डिग्री आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सही मिलान करना है हमें। जो बुद्धिज्म है इससे कौन संबंधित है, शक्ति। मुरुगन किसका नाम है दोस्तों, ये है सकंद का। नाथ किस में आता, नाथ सिद्ध, सॉरी, जो बुद्धिज्म है ये है तारा से संबंधित दोस्तों। और कौरवी, कौरवी साउथ इंडिया में किसका प्रतीक है, शक्ति का। तो ए का आ गया थर्ड, बी का वन, ए थर्ड बी वन, ओनली दिस स्टेटमेंट में है, तो ये हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर और उनकी बुक्स मिलानी है दोस्तों। देखो आपको कौन सा आता है इसमें, सबसे पहले इजी है दोस्तों, ए एल बाशम। इनकी बुक का नाम है, फोर्थ पे है जो, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अगर आपने C4 देख लिया, C4 देखो कहाँ पे है, C4 बस यहाँ पे है, तो इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। A2B3C4D1। तो यूएल एन हरारी, पीपल ऑफ द अर्थ, वी गॉर्डन चिल्ड होमो ड्यूअस, और बेरियन एम फैगन, इसको क्या, पाइसिंग टुगेदर द पास्ट। हिंदी में भी आप इसको देख सकते हो, ऐसे है दोस्तों ये, बस एल्बाशम, ये एल्बाशम हो गया ये, और ये हो गया ये, सॉरी ऐसे नहीं है, A1B4, ए का हो गया 1, युवाल एन हरारी का हो गया 1, बी का गया दोस्तों क्या, 4, जो दी गोल्डन चाइल्ड की बुक है, नहीं नहीं, बी का नहीं है, ये है सी का, सी का गया 4, A1C4। और C3, सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर है ये है ये, तो A2 आएगा, युवल एन हरारी का होगा होमो डियस, हरारी होमो डियस, A2, B3, गोल्डन चाइल्ड की कौन सी बुक है दोस्तों, ये है पीसिंग टुगेदर द पास्ट, पीसिंग टुगेदर द पास्ट। और ए एल बाशम की होगी द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, C4, एंड D1 ब्रियन एम फैगन, इनकी कौन सी है, फर्स्ट, पीपल ऑफ द अर्थ, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, जैसे मैं हो गया यहाँ पे, तो C4 याद रखो बस, तो आ गया इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वरुण है, वरुण किससे संबंधित है दोस्तों, ये है रेगुलेटर, रेगुलेटर ऑफ रीता। मनु, मनु को कहा गया दोस्तों एंगर का प्रतीक। उषा, उषा का मतलब क्या होता है दोस्तों, संध्या, संध्या मतलब शाम का समय है।
और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? दान। और श्रद्धा, श्रद्धा ये श्रद्धा को इंग्लिश में कहते हैं फेथ, विश्वास। तो डी हो गया 2। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आ गया दोस्तों A3 B4 C1 और D2। A3 B4 C1 और D2। तो इसका आंसर आ गया ये फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राइटर दे रखी है और उनकी बुक्स दे रखी हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की जो बुक है दोस्तों उसका नाम क्या है? तुगलकनामा, इसामी, इसामी की जो बुक है दोस्तों इसका नाम क्या है? इसामी का फुतुह सलातिन, ठीक है जी। रफीउद्दीन, इसकी बुक का नाम है तजकिरतुल मुलुक, आई थिंक यही है इसकी। और जियाउद्दीन बर्नी की होगी दोस्तों सनाई मोहम्मदी, मे बी आई थिंक ये सही होगा। तो ए का आना चाहिए, ए का आना चाहिए थर्ड, बस इनमें है। बी, सी का आ गया 4, सी का 4 ये हो गया। डी 1 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट होगी बिल्कुल सही, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा से सही मिलान करना दोस्तों हमें इसमें। तो सबसे पहले इजी को देखियो, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनकी बुक का नाम क्या है? मुंतखाब उत तारीख। तो बी का हो गया थर्ड। और निजामुद्दीन अहमद, इनकी क्या बुक है? निजामुद्दीन अहमद, इनकी बुक का नाम है दोस्तों तबाकत अकबरी। तो ए का आ गया 2, बी का आ गया 3। तो देखो ऑप्शन में मिलता है क्या नहीं। A2B3 आ गया, अपना आंसर भी आ गया यहाँ से। स्मार्ट तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपको दो ऑप्शन के बारे में पता है तो ऑप्शन को चेक कीजिए पहले एक बार। तो इसका C4 और D1, C4 और D1 कैसे? हाँ D1 आ गया। नहीं नहीं नहीं, ए का आ गया 2, बी का आ गया दोस्तों 3, A2B3 सही है। ओके सही है। और जौहर आफ्ताबची का होगा ताजकिरत उल वकियत, B1, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ गया 2। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये टर्म्स दे रखे दोस्तों और इनका मीनिंग भी दे रखा है, उसका सही मिलान करना है। तो खालिसा होती है, बिल्कुल इजी है, ये होती है क्राउन लैंड्स। तो सी का आ गया 4, सी का 4, तो ये आ गया आपका आंसर A2B1 C4 D3। A2 इदरार, इदरार होता है क्या? टैक्स फ्री लैंड्स। खराज, खराज हो गया क्या? लैंड रिवेन्यू। किनसे लिया जाता था ये? नॉन मुस्लिम से। और उसर, उसर हो गया दोस्तों सैलाइन लैंड, बस। तो अपना आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका सही मिलान करना है उनके फाउंडर के साथ। तो पी आनंद चार्लू, इनका कौन सा था? मद्रास महाजन सभा। कब बनी थी दोस्तों ये? 1884 में। के टी तेलंग, इनका एसोसिएशन था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये कब बना था दोस्तों? ये इससे बस एक साल आगे, 1885 में। आनंद मोहन बोस, इनका था दोस्तों इंडियन एसोसिएशन, ये कब बना था? 1876 में। और राजा राम मोहन राय, इनकी जो संस्था थी उनका नाम था आत्मीय सभा,
जो बाद में बनी थी ब्रह्म समाज। कब बनी थी दोस्तों आत्मीय सभा? 1815 में। आपको ये जो टाइम लाइन है दोस्तों ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसका तो बस सीधा सा आंसर है A1B2C3D4 आ गया ये आंसर इसका, A1B2C3D4। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें राइटर दे रखा है और उनकी बुक्स दे रखी है, तो उसका सही मिलान करना है। ज्योतिबा फुले, इन्होंने लिखा था किसके बारे में? लाइफ ऑफ शिवाजी। बिल्कुल सही है दोस्तों। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनकी बुक का नाम है ए नेशन इन मेकिंग, और ये बुक नहीं है दोस्तों, इनके साथ में क्या है? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा का नाम क्या है? ए नेशन इन मेकिंग। स्वामी विवेकानंद, इनकी बुक का नाम क्या है? भक्ति योगा। और दक्षिण निरंजन मित्र मजुमदार, ठाकुरमार झूली, ये इनकी बुक का नाम है। तो दोस्तों A1B2C3D4 दोबारा से यही आ गया। एक बात और नोटिस किया दोस्तों, यूजीसी नेट के पेपर में अगर आपको ऐसा कोई डाउट हो या फिर आपको स्टेटमेंट के बारे में कुछ फैक्ट वगैरह नहीं पता हो, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। ठीक है जी, A1B2C3D4। अगर आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप इस मतलब ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सही मिलान करना दोस्तों, ट्रम दे रखी हैं और उनका मीनिंग बताना है। ठीक है जी, तो मसंद क्या होते थे? मसंद होते थे दोस्तों लोकल सिख ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ डेजिग्नेटेड संघ्स एंड कांग्रेगेशंस। चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं इनको एक बार। मसंद हो गए संगतों के अभिहित प्रभारी स्थानीय सिख अधिकारी। डी का क्या? फोर। देसाई संपत्तिधारी और राजस्व अधिकारी, ये भी सही था दोस्तों। अमला किनको कहते थे? क्लर्क या कर संग्राहक को? तो अमला का हो गया दोस्तों क्या? क्लर्क। और टैक्स गैदरर। उपारी क्या हो गया दोस्तों? उपारी हो गया कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर अंडर मराठास। तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा A1B2C3D4। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which out of the following are correct about views regarding revolt of 1857? T.R. Holmes popularized the view that revolt of 1857 was a conflict between civilization and barbarism। मतलब T.R. होम्स ने कहा है कि जो 1857 का विद्रोह था वो सिविलाइजेशन और बारबारिज्म इसके बीच का संघर्ष था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट कही है दोस्तों ये। बेंजामिन डिज़रायली डिस्क्राइब्ड इट एज ए नेशनल राइजिंग, ये भी सही है। वी.डी. सावरकर रेफर्ड टू द रिवोल्ट एज प्लान्ड वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, ये भी सही स्टेटमेंट है। The main thrust of R.C. Majumdar argument that uprising of 1857 was not a war of independence, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये भी। आर.सी. मजुमदार का एक कोट भी है ये कि रिवोल्ट ऑफ 1857 was not first nor war of independence not first, इस प्रकार का इनके कोट भी है। तो और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? जॉन सिलर डिस्क्राइब द रिवोल्ट ऑफ 1859 पैट्रियोटिक इन नेचर, तो देशभक्ति का इसमें एलिमेंट था, लेकिन इन्होंने दोस्तों पैट्रियोटिक नहीं कहा है। क्या कहा है? अनपैट्रियोटिक। अनपैट्रियोटिक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होगी गलत, बाकी सारी की सारी सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर आ गया A B C D। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो इसको। T.R. होम्स ने इस मत का लोकप्रिय बनाया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बर लोगों के मध्य का संघर्ष था। सही है, ये भी सही है दोस्तों। ये भी ये गलत है। देशभक्ति को इन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, A B C D।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन। म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, तो दोस्तों ये कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों फैब में, फैब 1946। ठीक है दोस्तों। अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, ये कब हुआ था दोस्तों? आई थिंक मई में हुआ था, ये मई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। डायरेक्ट एक्शन डे, ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग कब किया गया था? 16 अगस्त 1946। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी दोस्तों ये कब हुई थी? मतलब ये हुई थी दोस्तों सितंबर में, और फर्स्ट मीटिंग दोस्तों ये हुई थी आई थिंक दिसंबर में। और इस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर, ये थे दोस्तों इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट टेम्परेरी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हो ये सारे सारे स्टेटमेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले से ही लगी हुई हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो इसका आंसर आएगा ए बी सी डी एंड ई। फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोबारा फिर से दोस्तों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रखा है। तो दोस्तों जो सिंध विजय है ये हुई थी 1843 में। ठीक है जी। प्रथम अफगान युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध का मतलब क्या है? अंग्रेजों के साथ अफगानों का युद्ध। ठीक है, तो ये दोस्तों फर्स्ट अफगान युद्ध 1838 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये कब हुआ दोस्तों? 1845 में। और समाप्त कैसे हुआ था ये? 1846 में लाहौर के संधि के साथ। ड्रिंक वाटर बैचून द्वारा कलकत्ता में हिंदू गर्ल्स स्कूल की स्थापना, तो दोस्तों ये कब की गई थी? 1849 में। ठीक है जी। और जो ये स्कूल था दोस्तों गर्ल्स स्कूल, इसका नाम में मतलब इसका जो बाद में नाम था 1856 के आसपास क्या किया गया था? बैथून स्कूल, बैथून स्कूल इसके फाउंडर के नाम पे। और द्वितीय आंग्ल ब्रह्मा युद्ध ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों 1852 में। ठीक है जी। और फर्स्ट हुआ था 1848 के आसपास। तो बस इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहला 38, 43, 45, 49, 52। तो ये भी दोस्तों ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं। इसका आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोस्तों इनको भी काल क्रम में लगाना है पहले से। तो आप हिंदी में देख लीजिए एक बार, हिंदी में, नोट हिंदी। तो दोस्तों केरल वर्मा द्वारा शकुंतलम का मलयालम में अनुवादन ये कब किया गया था? 1882 में दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु ये कब हुई थी? 1885 में। असम के बागान श्रमिकों की अवस्था की पड़ताल हेतु भारतीय संघ द्वारा द्वारकानाथ गांगुली को कब भेजा गया था? भेजा गया था दोस्तों 1880 में। और शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज कब स्थापित किया गया? ये किया गया था दोस्तों 1887 में। सीवी रमन पिल्लाई द्वारा मलयालम उपन्यास मार्तंड वर्मा का लेखन कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1891 में। तो आपको ये जो डेट लाइन है दोस्तों ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए।
मूजबानी। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ गया, सबसे पहले कौन सा कार्य हुआ है 1882 वाला, तो पहले आएगा ए। ए के बाद आया है सी 1880 में, ए सी। इसके बाद 85 ए सी बी, और डी ई, ए सी बी डी ई। तो कौन सा है इनमें से? ए, सॉरी सबसे पहले आएगा सी, 1880 पहले आएगा ना, पहले आएगा सी 1880, उसके बाद आएगा ए, सी ए 82, फिर 85, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी डी ई। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो दोस्तों ये डायनेस्टीज दे रखी हैं, इनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है हमको। तो इसके लिए आपको इनका डाटा पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या रहा है इनका। ठीक है, तो दोस्तों मुझे जो लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए, सबसे लास्ट में आए थे गहडवाल्स, जो इनमें दे रखा है। करकोटा डायनेस्टी कहाँ की थी? ये किससे संबंधित दोस्तों? ये थे कश्मीर से, और इनका टाइम पीरियड लगभग 625 एडी के आसपास का है। ठीक है। जो अयोध्याज थे दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आए थे, मतलब रूल करने के लिए, 7th से आई थिंक 8th सेंचुरी के बीच में, एडी। तो सबसे पहले तो आएगा डी, लास्ट में डी आ गया इनमें, और इनमें दे रखा पहले से ई। तो ये तो कंफर्म है कि इन दोनों में से एक आंसर है, और ये है दोस्तों 7th सेंचुरी में, जो करकोटा डायनेस्टी है। जो मुखरी डायनेस्टी है दोस्तों, मुखरीज, इनका जो टाइम पीरियड है वो है मेरे ख्याल से लगभग आई थिंक 4th सेंचुरी के आसपास, 4th सेंचुरी। एंड इसके बाद आते हैं सेलोद भाव्स, और उनके बाद आता है दोस्तों क्या, उसके बाद आता है करकोटा डायनेस्टी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी बी ए ई डी, ये इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों। करकोट को मानो 7th सेंचुरी, और गहड़वाल हैं दोस्तों, ये कौन सी डायनेस्टी से थे, मतलब टाइम पीरियड क्या रहा है इनका? इनका रहा आई थिंक 7th से 8th, आयुध का भी 7th से 8th, गहड़वाल सबसे लास्ट में थे। ठीक है जी, और इनका टाइम पीरियड आई थिंक 11th सेंचुरी के आसपास का है। तो इसका आंसर आएगा सी, मतलब मुखरी सबसे पहले, इसके बाद शैलोद्भाव, फिर आएगा करकुट डायनेस्टी, फिर आएगा इसका आयुध, और फिर गढ़वाल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी दोस्तों हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो इससे शुरू करते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज ओपन एट देहरादून। ये दोस्तों कंफ्यूजिंग सी टर्म दे रखी है इन्होंने। ठीक है जी, क्योंकि जो आंसर की है आई थिंक उसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ है ई, और यहाँ पे कॉलेज ओपन एट देहरादून लिख रखा है। स्कूल तो था दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च के नाम से, लेकिन जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनी है वो कब बनी है? वो दोस्तों 1991 के आसपास बनी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है दोस्तों, वो देहरादून में ही है फॉरेस्ट रिसर्च पे। तो ई इसलिए सबसे लास्ट में दे रखा है। बाकी जो दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल था ये बना था कब? 1878 में।
ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आई थिंक जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंपीरियल, वो 1891 में बना था। सॉरी, 91 में नहीं बना था, वो बना था 1884 में। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो हमें डाटा मानना है वो मानना है 1991 वाला, यूनिवर्सिटी वाला। ठीक है जी। अब देखिए दूसरी स्टेटमेंट, डी पे आइए। क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर असम, ये बनी थी दोस्तों 1937 में। ठीक है जी। अब देखिए ये, हिंदू कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लाहौर अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ सर प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी। मतलब कि प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी के अंडर में हिंदू संगोष्ठी लाहौर में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी दोस्तों दिसंबर 1909 में, आई थिंक। सेकंड है ये, श्री अरबिंदो रिट्रीट टू पांडिचेरी। दोस्तों कब, मतलब श्री अरबिंदो घोष थे वो पांडिचेरी गए थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो गए थे अप्रैल में, अप्रैल 1909 में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर स्टार्ट्स फंक्शनिंग, तो इसने कब स्टार्ट किया था दोस्तों फंक्शन करना? ये किया था इन्होंने लगभग आई थिंक 27 मई, 27 मई 1909 में। दोस्तों जो डाटा होता है, मतलब जो आपको डेट वगैरह याद करनी होती है, तो आप एक अच्छे तरीके से भी याद कर सकते हो कोरिलेट करके। जैसे 27 मई है दोस्तों, तो एक मेरी फ्रेंड है, उसका बर्थडे आता है 27 मई का। ठीक है जी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, उसको बता भी सकते हो ताकि आपको भी याद रहे और उसको भी एक नई चीज पता चले। ठीक है। बाकी मुझे एक मिस्टेक लग रही है यहाँ पे, कि जो श्री अरबिंदो रिट्रीटेड टू पांडिचेरी है दोस्तों, ये अप्रैल 1910 में गए थे, 1910। ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सर प्रफुल्ल चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में लाहौर में हिंदू सम्मेलन, दिसंबर 1909। अरविंदो पांडिचेरी गए अप्रैल में 1910 में। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर, इसकी स्थापना हुई थी 27 मई 1909। असम विधानसभा का सृजन 1937 में दोस्तों। देहरादून और वन अनुसंधान संस्थान और कॉलेज खोला गया दोस्तों। ये इसकी डेट थोड़ी फिक्स सी नहीं लग रही मुझको, क्योंकि बहुत कुछ पूछ रखा है इसमें, दो चीज पूछ रखी, कॉलेज भी और वन अनुसंधान संस्थान भी। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट था दोस्तों, वो 1884 में बनाया गया था। और जो कॉलेज है, मतलब यूनिवर्सिटी है, वो बनी है दोस्तों 1991 में लास्ट में। तो इसमें हम 1991 लेंगे ताकि ऑप्शन में फिट बैठे। ठीक है जी। तो इसका जो फर्स्ट आंसर आएगा वो आएगा 27 मई 1909, पहले। तो सी आ गया पहले, सी नहीं, सॉरी, सॉरी, सही है, सी ही आएगा, सी आ गया। मैंने गलती से देख लिया था 1884, सॉरी। तो सी के बाद आएगा दोस्तों क्या? ए। सी के बाद फिर बी, CAB, CAB, फिर D&E। इसका आंसर दोस्तों ये आना चाहिए, सी, फिर बाद में ए। यो इन्होंने दे नहीं रखा, तो आप चेक कर लेना एक बार। CAB, DE, ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर साका रूलर्स? शक रूलर कौन कौन से थे? तो दोस्तों जो माउज है
ये इनके फाउंडर थे। ठीक है जी। फिर दोस्तों ये भी हैं, और रुद्रदामन ये भी थे दोस्तों। ये तीनों के तीनों शिखा रोलर थे। जो गुंडो फ्रीज है दोस्तों, ये नहीं थे। और मिथ्राडेट्स, ये तो रोमन किंग थे, एक रोमन किंग। और गुंडो फ्रीज आई थिंक ये इंडो ग्रीक थे। तो डी ई को काटो, ए बी सी इज राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग विजयनगर किंग्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो लगाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों इसमें, वीरा नरसिम्हा। किससे संबंधित हैं, तुलु डायनेस्टी से। वीरा नरसिम्हा है दोस्तों। इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद आता है कृष्णदेवराय का। सबसे मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी हुए हैं इस डायनेस्टी में, तुलु डायनेस्टी में। और इनके ही राज्य में कौन सा ब्राह्मण था वो फेमस, तेलानी रामा। तेलानी रामा सीरियल भी आता था पहले इसका। ठीक है जी। तो डी आएगा सबसे पहले, फिर आएगा सी, फिर आएगा दोस्तों अच्युता देवराया ए। इसके बाद आएगा दोस्तों बी, वेंकटा वन। और फिर आएगा दोस्तों लास्ट में सदाशिव राय ई। और इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था दोस्तों, इनके बाद आए थे राम राया, जो इनके कौन थे, डिफेक्टर रूलर। और इन्हीं के रूल में हुआ था 1565 में राक्षस तांगड़ी या फिर तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। बीजापुर, गोलकुंडा और आई थिंक अहमदनगर, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। शुंग सेनाओं ने विजयनगर को हरा दिया था, राम राय को मार दिया गया था युद्ध में। तो 1565 में ये युद्ध हो गया था। तो इसका जो आंसर हो गया दोस्तों डी सी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये अकबर के टाइमलाइन से संबंधित है, रेन ऑफ अकबर। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए, बैटल ऑफ हल्दीघाटी किसके साथ हुआ था दोस्तों, ये महाराणा प्रताप के बीच में और बैरम खान, नहीं सॉरी मान सिंह, राजा मान सिंह लड़ रहा था इनकी ओर से, अकबर की ओर से 1576 में। और जो कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात है दोस्तों, ये आई थिंक हुई थी 1572 में। ठीक है जी। और अनेक्सेशन ऑफ कश्मीर, ये हुई दोस्तों 1586 में। और कंक्वेस्ट ऑफ मालवा, मतलब मालवा पर विजय, ये हुआ था दोस्तों 1500 शायद 1562 में। ठीक है जी। और जो रिवाइवल ऑफ नवराज फेस्टिवल है, ये ये हुआ था 1581 में। ठीक है जी। तो अब हम इसको लगाते हैं कालक्रम के अनुसार। तो फर्स्ट जो इनमें टाइम लाइन है वो है दोस्तों कंक्वेस्ट ऑफ मालवा ई। ई के बाद आएगा क्या, ए के बाद आएगा बी 1572 या 73 में। ए बी, तो ऑप्शन में देखो कहीं पे ए भी दे रखा है कि नहीं, ए भी यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, तो ये हो गया अपना राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अब हमें किसके कालक्रम के बारे में बताना है, औरंगजेब के बारे में। ठीक है जी। तो दोस्तों जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है ये कब हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 1665 में। ठीक है जी। शिवाजी के बीच हुई थी और मुगलों के बीच में हुई थी।
कन्क्वेस्ट ऑफ बीजापुर, ये दोस्तों 1600 आई थिंक 87 या 86 में बीजापुर कन्क्वेस्ट हो गया था, मतलब मुगलों ने इस पर कब्जा कर लिया था बीजापुर पर 1686 में। और कैप्चर एंड एग्जीक्यूशन, मतलब कि संभाजी कौन थे दोस्तों? ये शिवाजी के डिसेंडेंट थे। और जो छावा मूवी बनी है अभी फिलहाल में, वो संभाजी के ऊपर ही बेस है। और इनका एक दरबारी कवि था दोस्तों, जिसका नाम था कलश, और वो साथ में इनका मित्र भी था और इनका कवि भी था। ठीक है जी, आप ये मूवी आप जरूर देखना, रियलिटी बेस्ड मूवी है दोस्तों ये। तो फ्रेंड्स, इनका जो एग्जीक्यूशन था शिवा संभाजी का, ये कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1689 में, 1689। और दोस्तों जो री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, मतलब जजिया दोबारा से जो कर था वो लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा, वो कब लगाया गया था दोस्तों? 1679। और क्या रह गया? गोलकुंडा, गोलकुंडा की कंक्वेस्ट ये हुई थी दोस्तों कब? 1587। पहले बीजापुर पर मतलब कब्जा हुआ था इनका मुगलों का, उसके बाद गोलकुंडा पर। तो अब इनको हमें लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है जी, तो जजिया हो गया